नमस्कार एंड जय हिंद। आज संवादक मयंक में हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर आदिल रशीद, जो रिसर्च फेलो हैं मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, और वहाँ कोऑर्डिनेटर हैं जो काउंटर टेररिज्म सेंटर है। तो आपका स्वागत है आदिल जी। धन्यवाद। शुरुआत के लिए आदिल जी, एक 54 साल चलती आसाद फैमिली की सरकार, नियरली 54 ईयर्स, और जैसे कहते हैं कि एक स्विच लाइट जैसे बंद करिए, सडनली 10 दिन में वो पूरी सरकार कोलैप्स कर जाती है। और असाद बशर अल असाद को सीरिया छोड़ना पड़ता है। तो समहाउ मैं जानना चाहूंगा आपसे कि एक गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट था, इंस्टीट्यूशंस होते हैं गवर्नमेंट के, सो एकदम कोलैप्स कैसे कर गया? व्हाई डिड असाद असाद डिड नॉट पुट अप अ फाइट? जी, देखिए, आप मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो उसमें यह है कि आज पुतिन साहब ने एक बड़ा बयान दिया, और अमेरिका से एक बड़ा बयान आया। अ, वो ये है कि यूक्रेन में, हमको लग रहा है कि मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेन चीज़ मेरी ये थी कि इसमें रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट है। जो भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है, घट रहा है, जी। इसमें बड़ी पावर्स का इन्वॉल्वमेंट है। चाहे एक्टिव प्लेयर्स जो हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इनके पीछे एक बड़ा गेम चल रहा है। तो उसमें पुतिन साहब का यह बयान आया कि अ, अ, हमारी कोई डिफीट नहीं हुई है सीरिया में। जी। और हमने जब 2015 में इंटरवीन किया था सीरिया में, तो वो इसलिए था क्योंकि उस वक्त आईसिस था। अब तो वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब तो ये जो आदमी जोलानी आया है, ये तो बड़ा अच्छा आदमी लग रहा है। तो अब जो है वो रूस को क्या परेशानी हो सकती है? तो अभी की परिस्थिति अलग है और उस वक्त अलग थी। तो ये मुझे बड़ा चौंकाने वाला स्टेटमेंट लगा उनका। जी। और फिर ये पता चला कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका जो है वो बैक ऑफ कर रहा है, जेलेंस्की को सपोर्ट नहीं दे रहा है। उसने ये कहा है कि नेटो में हम यूक्रेन को तब उसका मेंबर बनाएंगे, नेटो का, जब वो अपने अंदर एक लोकतांत्रिक परिवर्तन लेकर आएगा, और जब उसकी जो रक्षा, जो पूरी आर्मी का और मिलिट्री स्ट्रक्चर है, वो इस लायक होगा कि वो नेटो का अंग बने। तो ये एक मेन जो अड़चन थी यूक्रेन की और रूस की, वो ये थी कि रूस को इस बात पे ऑब्जेक्शन था कि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा ना बने, एक बफर बने नेटो में। और तो इस पे ऑलमोस्ट ये साफ हो गया कि अमेरिका ने रूस की बात मान ली है, और वो नेटो पे थोड़ा सा बैकफुट पे जा रहा है। थोड़ा सा क्या मतलब, ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। और अब इस पे नेगोशिएशन शुरू होंगे। ये सारे नेगोशिएशन जो हैं, ये ट्रंप के आने से पहले हो रहे हैं। जब ट्रंप ने जी। कहा था कि मैं एक दिन में आके सुलझा दूंगा, तो वो हो सकता है कि जब तक वो आए तो बात पूरी हो चुकी हो। लेकिन उसके एवज में जो है वो अ, रशिया ने कुछ कंसेशन दिए होंगे अमेरिका को मिडिल ईस्ट के इशू जी। पे। ये तो उसमें बात यह है कि अगर आप देखें, जो सीरिया की हालत थी, सीरिया की बशर अल असद गवर्नमेंट मेनली जो है वो रशियन इंटरवेंशन की वजह से बची थी 2015 में। वरना तो उसकी आर्मी पूरी ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गई थी, जो अरब स्प्रिंग रिवोल्ट हुए थे। और वो जो था, उसकी आर्मी करप्ट भी हो चुकी थी काफ़ी हद तक। उन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पे नरसंहार किया। 5 से 6 लाख कुछ लोग कहते हैं, लेकिन जो गजा में हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे जो भी करना था किया अपने आप को बचाने के लिए। और वो पुरानी आर्मी हो गई थी, उसमें करप्शन भी बहुत था। इसका रूस ने भी 2-3 साल पहले सीरिया से कहा कि आप अपने अंदर सुधार लाएं, मिलिट्री में सुधार लाएं। लेकिन सीरिया के बशर अल असद ने कहा, ये जो आर्मी है इसी ने मुझे बचाया है, अब मैं इसमें क्या सुधार लाऊंगा? ये तो मैं इसके ऊपर खुद मतलब, ये डायरेक्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन ये कुछ लोगों का कहना है। क्योंकि बशर अल असद जब आए थे पावर में सन 2000 के आसपास, तो वो एक्चुअली रिफॉर्म करना चाहते थे। वो हाँ। उन्होंने जो है वो सीरिया को लेबनान से निकाल दिया, जो कि एक बड़ा स्टेप माना गया था। क्योंकि सीरिया की आर्मी लेबनान में थी, और वेस्ट को उससे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद उन्होंने चाहा भी कि वो जो है थोड़े रिफॉर्म शुरू करें, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि जो एंट्रेंच्ड मिलिट्री थी वो अपने पावर्स गिव अप नहीं करना चाह रही थी। जी।
और फिर जब अरब स्प्रिंग हुआ तो वो जो कि एक्चुअली शुरू में तो वो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट सा चला, लेकिन बाद में उसमें टेररिस्ट एलिमेंट आ गए, और उसमें बाकायदा अ, लोग कहते हैं कि शायद वेस्टर्न सपोर्ट थी जिहादिस्ट ग्रुप्स को भी, जैसे ये हयात तहरीर अल शाम अभी है, और गल्फ कंट्रीज की भी, जिन्होंने कि वहाबिज्म बहुत बड़े तौर पे सीरिया में उसने एंट्री ली, और उससे लड़ने की वजह से बशर असद की फोर्सेस काफ़ी कमज़ोर हो गई, उनको सीरिया का बड़ा बड़ा इलाका देना पड़ा। लेकिन अगर रशिया 2015 में नहीं आता तो बशर असद का वही हाल होता जो लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी का हुआ है। तो ऑलरेडी एक बहुत कमजोर स्टेट था। एक और बात यह है कि हालांकि मेनली सीरिया जो है वो अलवी स्टेट है, अलवी जो शिया हैं, वो जो माइनॉरिटी में हैं, 2% या 3% पॉपुलेशन के हैं, वो बड़े हाई पोजीशन में है, उन्हीं की गवर्नमेंट मानी जाती है। हम्म। लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी छोटी माइनॉरिटी जो है वो एक मेजॉरिटी सुन्नी कम्युनिटी के ऊपर इतने दिनों तक होल्ड कर सके। ये कहा जाता है कि जो बड़े बड़े जनरल्स हैं वो सारे अलवाइट हैं, वो होंगे अलवाइट, बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे होंगे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 45 years there was a large section of the Sunni generals and military officials who were in charge, and they did not like why Syria should have strong connections, क्यों उनके जो हैं वो ईरान जो शिया एक पावर है उसके साथ वो इतना कनेक्टेड रहे। तो अंदर भी जो है वो एक क्लैश सा बढ़ रहा था। और अरब स्प्रिंग में तो जब इतना पोलराइज हो गई थी सोसाइटी, तो ये और अंदर से विघटन बढ़ा। फिर जो सीरियन आर्मी थी वो काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजर रही थी। उसने जो कॉन्स्क्रिप्ट्स शुरू किए थे वो 1.5-2 साल के लिए थे, लेकिन फिर उन्होंने इंडेफिनेट कर दिया, उनको छुट्टियां नहीं मिलती थी सोल्जर्स को। अलकायदा के फाइटर्स को ज़्यादा बड़ी तनख्वाह, 3-4 गुना ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी, जहाँ से भी मिलती थी, गल्फ स्टेट से जहाँ से भी। लेकिन जो आपके सीरियन फोर्सेस थी उनको बहुत ही कम, क्योंकि सैंक्शन लगा दिए थे वेस्ट ने, हम्म। अमेरिका ने, अरब स्प्रिंग के बाद। तो इस वजह से जो है वो ये लगता है कि ईरान ने भी जो है वो लड़ाई नहीं करी उसके लिए। जब अगर आप बाद में ईरान के बारे में पूछेंगे तो मैं उस पर भी वो करूंगा। और रूस रूस ने इसको एज अ बार्गेनिंग चिप सोचा कि मैं इस्तेमाल करूंगा यूक्रेन के इशू में। हम्म। हालांकि रूस की भी हालत कमजोर है, उसने आर्मीनिया की भी मदद नहीं की थी जब अजरबैजान की अभी 1-1.5 साल पहले जंग हुई। तो रूस इतना पावरफुल नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो सीरिया की एड में नहीं आया। अभी आदिल जी, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि टर्किश फोर्सेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरवीन कर रही हैं। अमेरिका एसडीएफ के साथ ऑलरेडी है सीरिया की बाउंड्रीज के अंदर, जो ओरिजिनल सीरिया है। इजरायली फोर्सेस ने गोलान हाइट्स में काफी मतलब वो भी बढ़े हैं और लगातार एयर अटैक्स तो कर ही रहे हैं। तो व्हाट डज द फ्यूचर बी होल्ड फॉर सीरिया एज व्हाट शुड आई से कॉन्टिन्यूअस एंटिटी? देखिए, सीरिया अब जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस में बढ़ गया है। अब जो है बाहर की जो पावर्स हैं वो अपना अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस वहाँ पे, और बाकायदा इंटरवीन भी करेंगी और वो इलाके भी ले लेंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कुर्दिस्तान की है, क्योंकि वहाँ पे जो बशर अल असद की फोर्सेस थी वो टर्की को सीरियन कुर्दिश ग्रुप से बॉर्डर पे अलग कर रही थी। अब वो फोर्स चली गई, जी। तो टर्की को अब पूरा फ्री हैंड है कि वो आए और वो पूरा जो कर्डिश एरिया है उसको साफ कर दे। क्योंकि टर्की के अंदर एक बहुत बड़ा, आपको मालूम है, कर्डिश सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, जिसको टर्की एक टेररिस्ट मूवमेंट कहता है। तो वो सीरिया में जो है वो कहता है सीरिया से वो लोग मदद पाते हैं, तो वो वाला इलाका जो सीरिया में कर्डिश ऑटोनोमस रीजन है उसको वो साफ जरूर करेगा, और उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम्म। और उसी तरह से जो है वो इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। मेरे ख्याल से इसराइल की किसी भी बड़ी जंग में इतनी बड़ी विक्ट्री इसराइल की नहीं हुई हम्म। होगी जितनी इस जंग में हुई है। 67 से भी आगे मैं कहता हूँ कि उसके आसपास की अकम्पलिशमेंट है। एक बात तो यह है कि गजा और वेस्ट बैंक का फ्यूचर बहुत ही ब्लीक हो गया है।
हम्म। अ, और सीरिया में भी न सिर्फ वो गोलान हाइट्स पे और उसके बफर जोन पे उसने कैप्चर कर लिया, वो दरा तक आ गया है, जो 20 किलोमीटर या 21 किलोमीटर दूर है दमास्कस से। तो इतना, और उसने पूरी तरह से सीरिया की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं और वेपन डिपोज हैं उन सबको बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। तो इसराइल का एक बहुत बड़ा विक्ट्री है। उसी के साथ साथ जो गल्फ कंट्रीज ने जो अपने वहाबी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड लोग हैं, अ, ये कहा जाता है कि वो तो शुरू से ही प्रो वेस्टर्न रहे, कई बार उन्होंने वेस्ट पे भी हमले किए 9/11 की तरह। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान में देखें, जब सोवियत यूनियन को हराना था तो यही सलफी जिहादी अफगानिस्तान में लड़े, ये सऊदी और गल्फ कंट्रीज के बैक थे। और फिर उसके बाद बॉस्निया में भी ये गए। हम्म। तो ऐसा लगता है कि दमास्कस पे अब ईरान को रोकने के लिए, क्योंकि वो एक शिया ईरान है और शिया क्रेसेंट बन रहा था बहुत बड़ा, जो सुन्नी लिटरेचर में अरब कंट्रीज के बहुत आ रहा था कि ईरान बहुत फैल गया है, उसका जो है वो सीरिया से लेके लेबनान से लेके और यमन तक और उससे भी आगे वो जा रहा है। और सुन्नी जो 1400 साल तक डोमिनेंट मुस्लिम कम्युनिटी थी, वो पीछे बैकफुट पे जा रही है, बगदाद भी उनका नहीं रहा। तो वो अब जो है इसलिए ये जो रिसर्जेंस है, तो सुन्नी वर्ल्ड ने ऑलमोस्ट एक तरह से गजा को भूल के हम्म। पूरा फुल होल हार्टेडली जो है वो जोलानी साहब को सपोर्ट देने का सोचा है। और वेस्ट भी, अमेरिका भी पूरी तरह से जोलानी का मेकओवर जो है उसमें लगा हुआ है कि ये तो बिल्कुल इनके अंदर एक चेंज आ गया है, ये अब वो नहीं रहे जो नादान थे ये पहले। अब ये जो है माइनॉरिटीज़ का ख्याल, जबकि 1-2 साल पहले ही एचटीएस ने काफ़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन माइनॉरिटीज़ के खिलाफ किए हैं सीरिया में, चाहे वो ड्रूज हों या चाहे वो क्रिश्चियंस हों। लेकिन अभी वो अपने आप को एक बड़ा स्टेट्समैन की तरह प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। यूएनओ के मेंबर्स अब जोलानी से मिल रहे हैं, ईयू के, ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग मिल रहे हैं, जर्मनी के लोग मिल रहे हैं। तो एक तरह से, हालांकि अभी भी अमेरिका ने उनके ऊपर $10 मिलियन का उनके सर पे अवार्ड रखा हुआ है। तो ये खिचड़ी पक रही है पूरे सीरिया में। और ये जैसा इराक डिसमेंबर हुआ और उसको कई साल लगे और अभी भी वो पूरी तरह स्थिर नहीं है, तो सीरिया का भी वही हाल है। अ, अनिल जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हम जो फैक्टर रहा, जो प्लेयर रहा, जिसके प्रीटेक्स्ट पे ये सब कुछ होता रहा है, जो एक नया ग्रेट गेम जिसको कहिए, ईरान। ईरान स्वयं जो सैंक्शंस उनके ऊपर इम्पोज किए हैं यूएस और ईयू वगैरह ने, उसकी वजह से काफी प्रेशर में ऑलरेडी इकोनॉमिकली है। क्योंकि ऑयल उसका जो मेन एक्सपोर्ट था, वो मुझे लगता है सिर्फ चाइना आज की तारीख में उसे परचेज कर रहा है। प्लस उसकी इंटरनल डायनेमिक्स ऐसे हैं कि बहुत स्टेबल नहीं है। तो ईरान का फ्यूचर आपको आपको लगता है कि डोमिनो इफेक्ट जो कैरी करेगा सीरिया से, तो इससे ईरान भी प्रभावित होगा? इसका फ्यूचर क्या है ईरान का? ईरान इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। और ये हो सकता है कि क्योंकि इसराइल खुद चाह रहा था कि वो ईरान पे अटैक करे या अमेरिका से करवाए, लेकिन अगर अंदर से ही घुल जाए तो क्या अच्छा हो। ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन इकोनॉमिकली डेफिनेटली ईरान का करीब 7.5 लाख रियाल का $1 आ रहा है। और अभी जो है वहाँ बिजली के इतने बड़े बड़े ब्लैकआउट हो रहे हैं कि आधा आधा दिन तक बिजली नहीं आती है, जबकि वो एक एनर्जी रिसोर्स वाला कंट्री है। हम्म। लेकिन बात यह है कि आपको उनका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा 1970 का है, वो अपडेट नहीं हो पाया। सैंक्शंस का इतना बड़ा असर हुआ है कि वो पुराने ही इंफ्रास्ट्रक्चर को उसमें पैबंद लगाए बैठे हैं वो। हम्म। तो वो जो है ईरान इकोनॉमिकली बहुत बुरी हालत में है। और ईरानियन सेंटिमेंट चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप्स हों, लेकिन इवन मेन स्ट्रीम में ये है कि जब से ईरान में रेवोल्यूशन आया तो ईरान पहले तो इराक से लड़ा, उसके बाद जैसे इराक का वो खत्म हुआ तो वो इसराइल के साथ शुरू हो गया। तो ईरानी सिटीजन की को ये लग रहा है कि ये हम जंगों में हमेशा कब तक, और हमें मिलेगा क्या इससे। जी।
और मतलब सारे अमेरिका के सैंक्शन हम पे 45 साल तक क्यों लगे हुए हैं, 79 से लगे हुए हैं। तो इसका और वो देख रहे हैं कि जो अरब कंट्री हमसे कमजोर थे और इकोनॉमिकली वीक थे, उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जीसीसी कंट्रीज को। उन्होंने अपनी जीसीसी बनाई ईरान को रोकने के लिए, हम्म। और उस पे अमेरिका की इतनी मेहरबानी हो गई कि अब तो यूरोप भी जो है दुबई के सामने कुछ नहीं लगता है। तो वहां पे तो इतनी खूबसूरत ग्लास की इमारतें दिख रही हैं उन्हें, और अपने यहाँ खाना खराब है। तो ईरान का इंटरनली जो है एक, और जो कई मुल्ला एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन भी है और दूसरे मसले भी हैं। तो और जब कोई नहीं लड़ रहा है पैलेस्टाइन के लिए, और हम्म। जब अरब नहीं लड़ रहा है और सुन्नी नहीं लड़ रहा है, पैलेस्टीनियन तो सुन्नी है, तो शियाओं को क्या पड़ी है कि वो जो है हिजबुल्ला बना के और हम्म। सुन्नी हमास की मदद करें। तो ये अंतर्द्वंद्व ईरान के अंदर है। और जो इनके पुराने प्रेसिडेंट जो एरोप्लेन मिस्टीरियस तरीके से रईसी प्रेसिडेंट रईसी चले गए, नहीं रहे, वो क्रैश हो गया, उसका पता नहीं कि उसने किसने उसके पीछे था। लेकिन जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, पेशकेसियां, वो जो हैं वो मॉडरेट लगते हैं, वो चाहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। और ये कहा भी जाता है कि उन्होंने उस तरह से सीरिया के मामले में, और अ, एक ये भी बात है कि उन ईरानी ये कहते हैं कि जो हमास का अटैक था, उनको नहीं मालूम था कि ये होने वाला है, और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने पैलेस्टीनियंस को इतना और हमास को इतना पहले से चढ़ाया हुआ था जी। कि वो अपनी सॉलिडेरिटी की वजह से इसमें खदेड़े गए। हिजबुल्ला को भी नहीं पता था कि ये अटैक हमास करने वाला है। तो उस चक्कर में इनकी बर्बादी हुई है, इनकी भी बर्बादी हुई और गजा की भी बर्बादी हुई। हम्म। तो ये भी एक नैरेटिव चल रहा है, और इसमें ये जो इरानियन प्रेसिडेंट हैं, उनको लगता है कि हमें इस वक्त हम इस लायक नहीं थे कि हम इतनी बड़ी जंग में शामिल हों। हम्म। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब इस ये कैसे प्ले आउट होता है, क्या इंटरनल विभाजन से टूटता है, या मुझे नहीं लगता कि अमेरिका या इजराइल ईरान पे डायरेक्टली हमला करेगा, क्योंकि ईरान ने कहा है कि मैं कई ऑयल फील्ड्स को गल्फ कंट्रीज के उड़ा दूंगा और काफी नुकसान करूंगा। चाहे वो ना भी करे, चाहे वो एक लेकिन फिर भी इंटरनल हालात इतने खराब हैं कि वो इम्प्लोड कर सकता है। इस इन परिस्थितियों में ईरान के पास तो ऑप्शंस जो दो दिखते हैं, जो लगता है कि एक तो आयतोल्ला रजीम जो है वो इट माइट गो न्यूक्लियर, फुल स्केल न्यूक्लियर जाना, और फिर वो नॉर्थ कोरिया जैसा एक रोग स्टेट होते हुए अपने को वहां पोजीशन करना। दूसरा है कि वो थोड़ा सॉफ्ट होकर के अमेरिका को अप्रोच करके अपने सैंक्शंस विड्रॉ करने की कोशिश करे, इकोनॉमिकली थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करे। आपने ईरान को काफी क्लोज देखा है, उनके रजीम को। आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में, इट इज जस्ट अ कंजेक्चर, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पोजीशन हो सकती है, बट उनकी लीडरशिप की एनालिसिस आपको क्या लगती है? अमेरिका और इसराइल का जो दुश्मन होता है वो पीसफुल होके उनका दोस्त नहीं बनता है, वो मुल्क खत्म हो जाता है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि अगर ये पीसफुल ओवरचर्स भी करेंगे, अनलेस कोई एक बड़ा और कोई उनको इंटरेस्ट दिखे वेस्ट को कि जी। हाँ हमें ये चाहिए, शायद वहाबियों से उनको दुश्मनी हो जाए तो फिर हो सकता है वो। लेकिन आम तौर से उन्होंने वो रशिया से भी वो ये चाहते हैं कि रशिया भी क्रम्बल कर जाए और ना बचे, क्योंकि वो उन्होंने जो इंडोक्ट्रिनेशन ली भी है अमेरिकन ने, कि बचपन से पढ़ते आए हैं कि यूएसएसआर बुरा है और रशिया बुरा है। तो अब अगर रशिया कितना भी ट्रांसफॉर्म भी हो जाए जी। और डेमोक्रेसी भी ले आए, जी। लेकिन वो अपने दुश्मनों को ऐसे खत्म ही होने का अंदेशा है। और इसमें अब पूरी फोर्स ये लगेगी कि ईरान को खंडित हो जाएगा, उसमें अगर कुछ लिबरल फोर्सेस भी होंगी, लेकिन क्या वो एक बड़ी पावर बन के आ जाएगा, मुझे नहीं लगता। आदिल जी, जैसा कहा जा रहा है कि इस पूरी जो सिनेरियो इवॉल्व किया है उसमें सबसे बड़ा जो, जिसको कहिए, जो विजेता रहा है वो टर्की। तो एर्दोगन वो अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का, मुझे लगता है कि वो खलीफा मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका अप्रोच है हर चीज को लेकर के, सेल्फ डिक्लेयर्ड तो अभी तक नहीं हुए हैं, पर वो मानते हुए वैसे ही हैं। तो आप
टर्की का इसमें क्या रोल रहा अभी तक जो सीरिया में हुआ? ईरान से उनकी बहुत बनती नहीं रही, दुश्मनी भले ही ना रही हो लेकिन बनती नहीं रही। तो उनके अपने कर्डिश प्रॉब्लम है। एक है कि जो एसडीएफ है, जो अमेरिका बैक्ड है, उससे कुछ संघर्ष चल रहा है टर्किश फोर्सेस का। तो एक तरफ नेटो की एक मेंबर कंट्री, दूसरी तरफ यूएस का सपोर्टेड एक ग्रुप। टर्की फ्यूचर में क्या करने वाला है सीरिया में? टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है। जी। और टर्की में अर्दोगान जो हैं वो एक्चुअली मुस्तफ़ा कमाल पाशा से भी एक दो हाथ आगे हैं एज अ पॉलिटिशियन। उनको मालूम है कि इस्लामिज्म बढ़ रहा है, जी। इसलिए वो टू फेस है। तो लेकिन वो डीपली एंट्रेंच्ड हैं, उनके इंटरेस्ट अमेरिका से और इसराइल से बहुत स्ट्रांग है। आपको ये जान के हैरत होगी कि इसराइल जो है वो आर्मीनियन जेनोसाइड को नहीं मानता है, कि टर्किश लोगों ने, अभी भी नहीं मानता है कि टर्किश लोगों ने आर्मीनिया में जेनोसाइड किया। वो अभी भी अजरबैजान की सपोर्ट करता है टर्की की वजह से। टर्की और इसराइल का एक बहुत पुराना नाता है, वो नहीं टूटने वाला है। टर्की की अपनी एम्बिशन है, ऑटोमनिज्म उसके अंदर है। लेकिन टर्की जो है वो अभी बहुत पीछे है, बहुत स्ट्रांगली असर्ट करने में अपने आप को, धीरे धीरे अपने पंजे अफ्रीका में और अरब वर्ल्ड में बढ़ा रहा है। सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर धीरे धीरे चल रहा है वो। लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से, मेरा ये मानना है, कि वेस्टर्न कैंप में है। वो बात अलग है कि आपके अर्दोगान क्लेम करें कि अमेरिका ने मुझे कूप में हटाने की कोशिश की, अगर वो चाहता तो वो हटा ही देता। बहरहाल, तो मतलब मैं ये नहीं समझता हूँ कि और मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि टर्की बहुत बड़ा विजेता है। इसमें विजेता जो है वो इसराइल है, क्योंकि उसका जूडिया और समारा उसको मिल गया। वेस्ट बैंक और गाजा बहुत जल्दी उधर से सिविलियन साइनाई में जाएंगे या कहाँ जाएंगे। इजिप्ट लेगा या नहीं लेगा, उसके पैसे कौन भरेगा, गल्फ कंट्री भरेगा या अमेरिका भरेगा, वो अलग बात है। लेकिन गोलान हाइट्स भी इसराइल को मिल गया है। और एक इतनी अजीब बात है कि एक महीना पहले तक नेतन्याहू बहुत बुरी हालत में थे। वो उनके उनकी बड़े बड़े शहरों पे कभी अरबों ने ऐसे बमबारी नहीं कर पाए, या किसी भी मुस्लिम फोर्स ने इतना, कि तेल अवीव भी जो है वो आ गया, और यमन से रॉकेट आ रहे हैं हूतीज के, वो उनके सी पोर्ट्स पे हमला कर रहे हैं। उनके स्वयं के तो रेजिडेंस पे ड्रोन अटैक हुआ। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो है वो दुनिया ने भी गाजा का साथ बहुत दिया। आईसीसी ने नेतन्याहू जी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। तो 22 नवंबर तक, ये आईसीसी के रूलिंग तक आने तक तो बहुत ही मतलब कमजोर हालत में लग रहा था। लेकिन 27 तारीख को उन्होंने जो है हिजबुल्लाह के साथ 27 नवंबर को हम्म। सीज फायर की घोषणा की। और 27 नवंबर को ही जो है वो आपके जो सीरिया में एचटीएस ने एलेपो और हमा और दूसरे एरियाज को सीज किया। और 8 दिसंबर तक आते आते वो बगदाद में भी दाखिल हो गया। और उसके बाद उस पीस डील की वजह से जो हिजबुल्लाह के साथ हुई, जो सीरिया का इलाका था उसमें इसराइल ने अपने फोर्सेस को डाइवर्ट करके उसको पूरा कैप्चर कर लिया। हम्म। तो जो 1967 तक पूरा उनके हाथ में नहीं आया था, गोलान हाइट्स, वो उनके हाथ में आ गया। और जोलानी, जिसका नाम जोलान गोलान हाइट्स से है, उसने भी अपना नाम गोलान से हटा दिया। जब उससे पूछा गया कि आप तो इतने कट्टर मुसलमान हैं, आप तो लड़ेंगे इसराइल के साथ, उन्होंने कहा भाई हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम इसराइल के साथ लड़ें, अभी तो हम कमजोर हैं। तो ये इसमें जो है वो इसराइल, गल्फ कंट्रीज और उनका अब्राहम अकॉर्ड, और टर्की भी उसमें शामिल है। एक और डेवलपमेंट है D8 ग्रुप का, जो कि आई थिंक वी शुड टेक इनटू कॉग्निजेंस। वो एक ग्रुप है मुस्लिम कंट्रीज का। हमें तो सिर्फ ओआईसी के बारे में मालूम है, लेकिन जैसे एक G8 है वैसे एक D8 इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, जिसकी आज मीटिंग हुई है इजिप्ट में, जिसमें के ईरानियन प्रेसिडेंट टर्किश अर्दोगान से मिलेंगे। और उसके साथ साथ आपका मलेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उस ग्रुपिंग में 8 कंट्रीज के। और
नाइजीरिया वगैरह एक आध और हैं। लेकिन जो ये नॉन जीसीसी मुस्लिम स्टेट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनका एक छोटा सा इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। तो अब इनके अंदर क्या होता है, इसको भी हमें गौर से देखना पड़ेगा कि क्या ईरान, खमेनी ने कहा, शायद वो कोमा में थे फिर वो वापस आ गए या अभी भी पता नहीं, लेकिन खमेनी की तरफ से एक बयान ये आया कि हमारा जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है, जो वो टूटा नहीं है। हम्म। तो अब क्या गिव एंड टेक होता है, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट में ही है, चाहे इजिप्ट की गवर्नमेंट पूरी तरह उसको बैन किए हुए है, लेकिन क्या होता है मुस्लिम ब्रदरहुड और ईरानियन फोर्सेस के बीच में सीरिया के ऊपर, और ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें वक्त ही बतलाएगा। मुझे नहीं लगता आदिल साहब कि ये जब हमास ने अटैक लॉन्च किया होगा 7 अक्टूबर 2023, कि उन्हें भी पता होगा कि इतना बड़ा ट्रिगर होगा, चाहे अनजाने में ही, कि जो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया की एकदम पिक्चर ही बदलने की शुरुआत हो जाएगी। आपने कहा इजराइल इसमें सबसे बड़ा विजेता है। तो इजराइल की जो पॉलिसी रही फिलिस्तीन को लेकर के, और जो पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम है, जो शायद इस सारी समस्या की जड़ में भी है कहीं ना कहीं, उसका क्या होने वाला है? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गजा की पॉपुलेशन डिपॉपुलेट हो जाएगी, और जो सेटलर्स हैं वेस्ट बैंक में वो इतने बदल बढ़ जाएंगे कि एक टू स्टेट सोल्यूशन तो बिल्कुल मतलब इम्प्रैक्टिकल अभी भी हो गया है। हम्म। और जो ज़्यादा पॉपुलेशन है ये इजिप्ट के साइनाई डेजर्ट में कोई इनका रेफ्यूजी कैंप बन जाएगा, उसको तो ये बाहर फेंक दिए जाएंगे। तो इसराइल का जो एक, लोग कहते हैं ग्रेटर इसराइल की जो है कि नाइल से लेके और यूफ्रेटिस तक, फरात तक, नील से फरात तक का जो ग्रेटर इसराइल का प्रोग्राम है, उसमें एक बड़ा एरिया जो है, क्योंकि सीरिया में भी वो फरात आती है एटलीस्ट अगर हम्म। नील नहीं आया है तो वो तो तो ये उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और मुझे नहीं लगता पैलेस्टीनियन क्वेश्चन अब फिलहाल, मिडल ईस्ट ऐसा है कि आज मैं एक बात कह रहा हूँ और कल बिल्कुल विपरीत हम्म। हो जाए कुछ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अभी के लिए मुझे पैलेस्टीनियन सिचुएशन काफी कमजोर लगती है, क्योंकि उसका सहारा सिर्फ ईरान था और ईरान भी अब कमजोर हो चुका है। रशिया की पोजीशन कैसे देखी आपने इसमें, सीरिया में ऑपरेट करते हुए? यूक्रेन वॉर के बावजूद बड़ा एक जितना बड़ा सुपर पावर रशिया है, उस तरह से बड़ा टेम विड्रॉल था, कोई इंटरवेंशन नहीं। असाद को लेकर के एक तरह से वो, असाद उन्हीं के थ्रू एस्केप किए। तो ये पहली बार हम्म। जिसको कहा जाए, मेरी मतलब जितना मैंने इन जियो पॉलिटिक्स को देखा है, कि रशिया ने बड़ा एक जिसको कहिए एक सॉफ्ट विड्रॉल किया है सारी सिचुएशन से। तो ये क्या मतलब असाद का जो विड्रॉल था, आपको लगता है वहां से भागना या उनकी आर्मी का नहीं फाइट करना, इसके पीछे कहीं ना कहीं रशियन, अब थोड़ा शायद अतिशयोक्ति होगी कहना, रशिया रशिया रशियन के हैंड साथ भी है? कोई, जी जी, मुझे लगता है कि रशिया के साथ वेस्ट ने डील की है, ये मेरा मानना है। और ये साफ पता लगता है कि जैसे यूक्रेन पे बैकफुट पे यूरोप गया है और कह रहा है कि अब वो नेटो का मेंबर नहीं रहेगा, उसको बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने अंदर। हम्म। और रशिया उस पे तो जेलेंस्की के भी वाक्यों में अब चेंज आ गया है। जेलेंस्की भी अब जो है वो कंडीशंस वो वाली नहीं लगा रहे हैं जो पहले वो नेगोशिएशन में लगा रहे थे। और वो बोल रहा है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी मेरा अरेंजमेंट हो जाए तो मैं मान लूंगा, बातें कर रहे हैं, तो अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं उस मामले में। और ट्रम्प पुराने पुतिन के दोस्त हैं, तो उन पे इल्ज़ाम लगता रहा है। आ, तो क्योंकि पुतिन जो है वो अपने आप को एक क्रिश्चियन लीडर की तरह, जो एक्सट्रीम राइट विंग है यूरोप का और अमेरिका का, वो पुतिन को बड़ा ग्लोरीफाई करता है हम्म। कि ये पुरानी कंजर्वेटिव क्रिश्चियन वैल्यूज को मानते हैं, ये जो लिबरल LGBTQ टाइप के होमोसेक्सुअल वगैरह इसके खिलाफ हैं, और हमें यही पसंद है। और इन्होंने एक गिरते हुए रशिया को क्रिश्चियन वैल्यूज की तरह उभार लिया है। वो बात अलग है कि यूक्रेन के अंदर खुद राइट विंग एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हम्म। लड़े हैं रशिया के खिलाफ, लेकिन वहाँ पे भी वो ग्रुप्स भी उसमें एक विरोधाभास है। तो
ट्रम्प भी जो है वो एक रिपब्लिकन है, उनको भी टफ गाय के लोग बड़े पसंद आते जी हैं। तो उनको एक फैसिनेशन है पुतिन के साथ। और रशिया, एक बात और ये है कि आपको डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अगर वो कमजोर होते हैं तो पता लगता है, प्रेस की वजह से और दूसरी वजह जी। से। लेकिन जो टोटलिटेरियन स्टेट्स हैं, रशिया या चाइना, उनके अंदर, या बशर अल असद एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अंदर कितने कमजोर हो चुके हैं हमें नहीं मालूम। हम्म। तो अपेरेंटली ये लग रहा है कि रशिया ने गिव एंड टेक किया है। और रशिया ने इसीलिए गिव एंड टेक किया होगा क्योंकि वो खुद भी अंदर से कमजोर है। हम्म। और इसको अमेरिका भी जानता है। लेकिन अमेरिका भी यूक्रेन में इतना पैसा लगा चुका है, यूरोप लगा चुका है, कि एक अंडरस्टैंडिंग यूक्रेन पे हो गई है। और यहाँ पे जो अमेरिका का एजेंट कहा जाता है इसराइल, उसको एक फ्री हैंड ये टू क्विड प्रो को जी। लग रहा है। अब इस आखिरी प्रश्न आपके सामने मैं लेकर के आऊंगा अनिल जी, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये सारी जो सिनेरियो ये डेवलपमेंट सारी मेरी राय है, सॉरी सर। जी। मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मेरी मेरी पर्सनल व्यूज हैं। जी। ये आईडीएसए के व्यूज नहीं हैं, और ये किसी भी तरह से भारत के भी व्यूज नहीं हैं, क्योंकि पता नहीं कौन इसको देख रहा हो। ये मैं हम खुद समझना चाह रहे हैं कि जी। उसमें मैं कॉन्ट्रेरियन व्यूज भी रख रहा हूँ। नहीं, आप एक रिसर्चर के तौर पे मुझसे बात कर रहे हैं और मैं एक स्टूडेंट के तौर पे आपसे जानना चाह रहा हूँ। ये ऑफिशियल व्यूज बिल्कुल कहीं के भी नहीं है, कोई ऑफिशियल व्यूज बिल्कुल। इसमें, ये बहुत फर्म डिस्क्लेमर मेरी तरफ से भी है। ये सिंपली एक इंफॉर्मेटिव और एक नॉलेज गेन एक्सरसाइज है। और वो हम दोनों कोशिश कर प्रोज रहे हैं, एंड बिल्कुल। कॉन्स चलते रहेंगे, आपका कोई पक्ष होगा आज जो कल उसमें मॉडिफिकेशन होंगे। तो ये तो कोई मतलब ऑफिशियल स्टेप्स नहीं होते, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं है एक तरह से। बस आखिरी एक प्रश्न छोटा सा मैं उत्तर चाहूंगा क्योंकि समय अब बिल्कुल समाप्ति की ओर है हमारा। भारत को इस सारी सिचुएशन को, सिनेरियो को कैसे असेस करना चाहिए? भारत को एक्चुअली पूरे वक्त इसके अनफोल्डिंग सिनेरियो को देखना चाहिए कि एससीओ की क्या हालत है, ब्रिक्स की क्या हालत है, क्वाड कंट्रीज की क्या हालत है, क्या सिचुएशन है, किसका पलड़ा भारी है, किसका कमजोर है। हमारे इंटरेस्ट मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा हैं, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की वजह से, हमारे डायस्पोरा की वजह से। और हम बहुत एक टाइट रोप पे चल रहे हैं। हमने हमेशा सारे ही देशों के साथ अच्छे रिलेशन, डी हाइफनेटेड डिप्लोमेसी फॉलो की है। हमें उसी को लेके चलना है। और तो भारत को काफी गौर से सिचुएशन को देखने की, क्योंकि हर हर दिन, 2 दिन में सिचुएशन बदलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि एक एक वॉर डायनेमिक होता है, वो पीस डायनेमिक से ज़्यादा तेज होता है। अगर वॉर डायनेमिक शुरू हो रहा है जियो पॉलिटिक्स में, तो वो पीस डायनेमिक से बहुत ज़्यादा तेज होता है। जो 10 साल तक चीज़ें नहीं होती हैं जी। एक पीसफुल टाइम में, वो दो जी। दिन में हो जाती हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदिल जी, अपना समय निकाल करके हमको देने के लिए। मैं फिर ये डिस्क्लेमर अंत में अपनी तरफ से भी डालता हूँ, ना ये आईडीएसए का व्यू है, ये सिर्फ आपका व्यू रहा इस सारी डिस्कशन में। और अपने व्यूज हमसे साझा करने के लिए, क्योंकि ये एक चर्निंग की बहुत जरूरत होती है कि एक बहुत बड़ी हमारी यूथ कम्युनिटी है, एक यंगस्टर्स हैं जिनको ये बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, अपना असेसमेंट करना चाहिए और भी व्यूज लेने चाहिए। क्योंकि जिस तरह का दुनिया इवॉल्व कर रही है, अपने आप को आइसोलेट करके कोई देश बढ़ नहीं सकता है। मैं इन्हीं विचारों के साथ आपको फिर से बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। और फिर मैं आपसे चाहूंगा कि आप कभी भविष्य में हमारे लिए समय निकालें, ऐसे ही किसी विषय पे हम फिर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।